में, इसके लिए हम सॉरी हैं। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन पर, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, हम लोगों के बीच मैथ वाले सर नहीं रहे, आरके सर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्वेश्चन है आपका, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन जो आज बायो सेक्शन से है और महाभिवियाई प्रश्न है। आज का जो प्रश्न है एकदम महाभिवियाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र, परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक परितंत्र, एक प्राकृतिक इकोसिस्टम, और दूसरा कृत्रिम इकोसिस्टम। तो प्राकृतिक इकोसिस्टम में आपका तालाब आ गया, तालाब आ गया, प्राकृतिक इकोसिस्टम में आपका झील भी आ गया, प्राकृतिक इकोसिस्टम में आपका वन आ गया, और कृत्रिम इकोसिस्टम में आपका खेत आ गया, उद्यान आ गया, उद्यान आ गया। आप जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। जो हम लोग कृत्रिम तरीके से लगाते हैं उसको हम लोग कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं। जल्दी से बताइए। परितंत्र दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक हो गया तालाब, झील, वन, कृत्रिम हो गया खेत, उद्यान इत्यादि। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? प्राकृतिक में तालाब, झील, वन, तालाब, झील, वन। कृत्रिम में हो गया खेत, उद्यान इत्यादि। यहां आंसर हो जाएगा खेत। जो हम लोग कृत्रिम तरीके से बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम परितंत्र, और जो प्रकृति में उपलब्ध है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र। एक चीज और यहां से चला पूछा जाता है, वो है रेशा। रेशा के बारे में भी यही मामला है। रेशा की अगर हम बात करें, रेशा की अगर हम बात करें, रेशा की अगर हम बात करें तो रेशा के बारे में भी यही मामला है। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशा की अगर बात करोगे तो इसमें जूट है, जूट है, कपास है, उसके बाद रेशम है, रेशम है, जूट है, कपास है, रेशम है, उसके बाद रबर भी प्राकृतिक में भी आता है, कृत्रिम भी होता है। ये रबर आइसोप्रीन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है रबर आइसोप्रीन से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम में आ गया नाइलॉन, नाइलॉन आ गया, पॉलिस्टर आ गया। पहला कृत्रिम रेशा जो है वो नाइलॉन है। नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, ये सब कृत्रिम है। नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, ये सब कृत्रिम है। जल्दी से लिख। हाँ, प्राकृतिक और कृत्रिम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? रेशा भी दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। जूट, कपास, रेशम, रबर। रबर आइसोप्रीन से प्राप्त होता है, हेविया ब्राजीलियंसिस के पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। और कृत्रिम हो गया नाइलॉन। पहला कृत्रिम रेशा है नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन। पॉलिस्टर एकदम बहुत कम पानी अवशोषित करता है और जल्दी सूखता है। जल्दी लिख। आंसर, आंसर, आंसर। प्राकृतिक जूट, हाँ एकदम सही बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक आहार श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है? देखो, ये तीसरा पोषीय स्तर जो होता है, आप आहार श्रृंखला अगर देखे होंगे तो ये उत्पादक है, ये उत्पादक है जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उत्पादक के बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके बाद होता है दोस्त मेरे तृतीयक उपभोक्ता। तो यहां प्राथमिक उपभोक्ता में तुम्हारा आ गया कौन? गाय आ गया, जो उत्पादक प्लांट को खाता है, गाय आ गया तुम्हारा। उसके बाद आ गया चला बकरी, ये प्राथमिक हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता में जो तुम्हारा मनुष्य आ गया, मनुष्य आ गया द्वितीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आ गया, जैसे शेर, बाघ, मांसाहारी आ गया, मांसाहारी आ गया। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य आ गया यहां पर, जो सब कुछ खाता है, मान लो मनुष्य हो गया जो सब कुछ खाता है, सर्वाहारी टाइप का कह सकते हैं। और नीचे से ऊपर जाने पर जो है 10% ऊर्जा उपयोग की जाती है। 10% ऊर्जा, ये क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी में, उपयोग होता है। और ये नियम जो है ये लिंडमान ने दिया था। ये नियम किसने दिया था दोस्त मेरे? लिंडमान ने दिया था। ये नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। 20 क्लास देखने के बाद वन लाइनर भी करवाएंगे, वो भी करना पड़ेगा। 20 क्लास में हो जाएगा, जब आप ये सारा जो हम लिखा रहे हैं वो भी आप लिखते जाइएगा। अपघटक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ऊर्जा सबसे अधिक, सॉरी, अपघटक, उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है।
उत्पादक की जो ऊर्जा होती है, उत्पादक मतलब प्लांट हो गया, उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अपघटक के रूप में हम लोग जीवाणु 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 और कवक का यूज करते हैं, जिसको पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं। शाकाहारी हो गया। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। आहार श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर में मांसाहारी। आहार श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर में कौन है? मांसाहारी। जल्दी बता। अगर नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का उपयोग करता है, लिंडमान ने दिया था ये। और उत्पादक जो है प्रकाश संश्लेषण में, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में 1% ऊर्जा प्रयोग करते हैं सूर्य का। 1% सबसे अधिक ऊर्जा होती है उत्पादक का। अपघटक के रूप में जीवाणु और कवक का उपयोग करते हैं, और ये जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं। जीवाणु और कवक को पृथ्वी का क्या कहते हैं दोस्त मेरे? पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। इतना चला, जो लिखते हैं वो भी लिखना है, तभी तो हर काम हो पाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा होती है उत्पादक की नीचे। और ये एक चीज और बीपीएससी में पूछा था, नीचे से ऊपर जाने पर एक दिशीय होता है। ये जो ऊर्जा स्तर होता है चला, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, एकदम याद रखना। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है चला, वो एक ही दिशा में होता है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक का होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, पहला कंज्यूमर यही है, पहला कंज्यूमर ये है। और अपघटक जो होता है, जीवाणु और कवक अपमार्जक का काम करते हैं। उत्पादक ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादक में होती है, और उत्पादक प्रकाश संश्लेषण में 1% ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का उपयोग होता है। लिंडमान के अनुसार एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। आंसर अगला प्रश्न एकदम चला, जो लिख रहे हैं ना वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए एकदम जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? कहते हैं एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? सब है। जीवधारी, जीवधारी तो हो गया, जीवाणु कवक ये सब तो शामिल होवे करता है। आंसर बता दीजिए। जीवाणु कवक परितंत्र में ये सब तो शामिल होवे करता है। निर्जीव में हवा पानी ये सब शामिल होता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। एक परितंत्र में कौन शामिल है? एक परितंत्र में कौन शामिल है? जीवाणु कवक। जीवधारी जो है वो जीवाणु और कवक की सब हो गया, जो जीवधारी हैं उपस्थित, गाय भैंस बकरी। निर्जीव में हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया। हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। इकोसिस्टम में जीवधारी और निर्जीव की संख्या कितनी हो गई? C4 कैट इज द आंसर। परितंत्र में दोनों होता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। आंसर यहां से चला, एक क्वेश्चन तरह पूछवे किया था, इसलिए एकदम बढ़िया से देख लो। एक लाइन और लिख लो चला। जैविक वो होता है, एक होता है जैविक आवर्धन का क्वेश्चन, पिछले बार तुमको पूछा था। जैविक जिसमें जान हो, जैविक जिसमें जान हो उजैविक। अजैविक, अजैविक जिसमें जान ना हो, अजैविक जिसमें जान ना हो। जैविक जिसमें जान हो, अजैविक जिसमें जान नहीं हो। जैविक जिसमें जान हो, अजैविक जिसमें जान नहीं हो। जैविक जिसमें जान हो, अजैविक जिसमें जान ना हो। अब देखिए हम यहां अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बढ़िया से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला, मान लीजिए कि चौथे पोषीय स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितना होगा? तो 10% यूज करता है। लिंडमान कहा है
चौथे पोषी स्तर पर कह रहा है कि भैया 5 किलो जूल है, तो कह रहा है उत्पादक, यहां पर घास उत्पादक है, ये आपका क्या है, उत्पादक है, ये आपका उत्पादक है। अब बताओ चौथे पोषी स्तर, ये प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय और चौथा पोषी स्तर। तो कह रहा है चौथे पोषी स्तर पर 5 किलो जूल है, यहां कितना है 5 किलो जूल। बहुत बढ़िया, तो यहां कितना हो जाएगा जल्दी बता, 5 किलो जूल। अब देखो तो 10% की वृद्धि होती है, इसका मतलब इधर जब हम आएंगे तो बढ़िया से देख लो, ये 5 किलो जूल है, तो यहां अगर चला घास में, यहां अगर 50,000 जूल हम लेते हैं, देख लो 50,000 जूल अगर हम लेते हैं या 50,000 किलो जूल लेते हैं, तो 10% ये उपयोग करेगा। तो कितना उपयोग करेगा, कहता बताइए उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो 10% ये यूज करेगा, 10% 50,000 किलो जूल का 10% अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा बता, 50,000 किलो जूल का 10% अगर हम लेते हैं, 50,000 5,000 किलो जूल का, 5,000 किलो जूल का 10% यूज करते हैं। बढ़िया समझना, 5,000 किलो जूल का 10% यूज करते हैं, लिंडमान का नियम है। तो ये हो जाएगा 500 किलो जूल। आई 500 किलो जूल का फिर 10% यूज करेगा, तो ये हो जाएगा 50 किलो जूल। अब 50 किलो जूल का फिर 10% यूज करेगा, तो ये हो जाएगा, इसके पास बच जाएगा 5 किलो जूल। इसके पास 5 किलो जूल बचेगा, सांप और बाज इन दोनों के पास 5 किलो जूल ऊर्जा बचेगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां 5,000 किलो जूल हो जाएगा, इज द राइट आंसर। इसको दूसरे तीसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, 5,000 किलो जूल इज द राइट आंसर। अगर यहां 50,000 किलो जूल देता तो वो भी आंसर सही हो जाता, क्योंकि यहां 50,000, फिर यहां 5,000, फिर यहां 500, फिर यहां 50, फिर यहां 5। आंसर अगर यहां 5,000 है तब ये दोनों पोषी स्तर में लगभग सेम होता है, इसलिए यहां हो जाएगा 5,000 किलो जूल इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 10% ऊर्जा यूज होता है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी था, प्रत्येक अगले पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा यूज होता है और एक दिशीय प्रवाह होता है। बताओ क्या होगा, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय, देखो एक होता है जैव निम्नीकरणीय जिसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय जिसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और बायोडिग्रेडेबल जिसको कहते हैं जो सड़ने वाला हो, जो सड़ता हो। ये चैप्टर चला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो है जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं, जो सड़ता नहीं है, जो सड़ता नहीं है। अब बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय जो सड़ता है, जैव अनिम्नीकरणीय जो सड़ता नहीं है। तब बताओ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, आंसर बता। किसी आहार श्रृंखला में जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। देखो जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी को प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर में बढ़ती हुई मात्रा एकत्रित होते जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर में, उत्पादक से प्राइमरी, उपभोक्ता, सेकेंडरी, टर्शियरी में जब आप जाते हैं तो कहते हैं पोषी स्तर में बढ़ती हुई मात्रा, ये धीरे धीरे जमा हो जाता है। चला यही पीड़कनाशी सब जमा हो गया तो गिद्ध मर गया, सारा गिद्ध जो है इसी कारण से मर गया। तो अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय, एक एग्जाम्पल बताओ। जैव अनिम्नीकरणीय जो है, एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो है ये जैव अनिम्नीकरणीय है, और सड़ने वाला जो होगा वो जैव निम्नीकरणीय है। आंसर, ये क्वेश्चन चला बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट डिट्टो।
अगला प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय मतलब एकदम जो सड़ जाए, अनिम्नीकरणीय जो ना सड़े, ये सब क्वेश्चन जो चला है महाभिव्याय है। ओजोन परत के घटते जाना किसके कारण? देखो इस सूर्य से दो प्रकार की किरणें निकलती है, एक निकलती है दोस्त मेरे, एक निकलती है अवरक्त किरण, ध्यान देना एकदम चला, इसमें हम सब तरह पढ़ा देते हैं, बढ़िया से देख लो, ग्लोबल वार्मिंग भी इसी से आ जाएगा। एक निकलती है पराबैंगनी किरण, एक निकलती है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, एक निकलता है दोस्त मेरे पराबैंगनी, एक निकलता है पराबैंगनी किरण, और एक निकलता है अवरक्त किरण, एक निकलता है अवरक्त किरण। तो पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरण की अगर हम बात करें तो ये है ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत। ओजोन परत कौन मंडल में है? समताप मंडल में है। एकदम इंफॉर्मेटिव लाइन है, बढ़िया से देख लो, समताप मंडल में है। यहां से एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काम है ओजोन परत का नाश करना। ओजोन परत का नाश हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगी, जिससे त्वचा का कैंसर होगा, त्वचा तंत्रिका तंत्र सब इफेक्टेड होगा। अवरक्त किरणों के द्वारा ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, और अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये आने तो देगा, जाने नहीं देगा, जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब देखो इसका क्वेश्चन जो तुमको पूछेगा वो क्या क्या पूछेगा, कहेगा ओजोन परत, ओजोन में छिद्र, ओजोन में छिद्र का मतलब परत का पतला होना, मतलब परत का छेद नहीं होना, परत का पतला, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। परत का पतला होना, ओजोन में छिद्र का होना मतलब ओजोन परत का पतला होना। उसके बाद CFC से जो है, CFC ओजोन परत का नाश करता है, ओजोन परत का नाश करता है। उसके बाद अगर हम बात करें पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण ओजोन परत को बनाता है, ओजोन परत को O3, ओजोन परत बनाता है। इस सब चला महाभिव्याय है, ओजोन परत बनाता है, पराबैंगनी किरण ओजोन परत बनाता है। अब ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को, यूवी किरण को जो है, पराबैंगनी किरण को, अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता भी है, ओजोन परत को, पराबैंगनी किरण को रोकता भी है। इचलाई जितना हम लिखाए हैं नहीं महाभिव्याय है, एक बढ़िया से देख लो। ओजोन में छिद्र का मतलब, ओजोन में छिद्र का मतलब ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरण को रोका जाता है, जिससे त्वचा का कैंसर और तंत्रिका तंत्र प्रभावित नहीं होगा। अवरक्त किरण सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके जो पृथ्वी तक आता है रोशनी लेकर और ऊष्मा लेकर। CO2 अवरक्त किरण को आने तो देता है, जाने नहीं देता है। CO2 के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। AC से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत का क्षय करता है, लेकिन पराबैंगनी किरणों के द्वारा ओजोन परत का निर्माण होता है। ओजोन परत समताप मंडल में, देख लेना, चला कहीं भी सेट मारने जाओगे ये क्वेश्चन यहां से मिलवे करेगा। हम तो चला सेट किए हैं। फुल लेंथ टेस्ट शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। कल हम अनाउंसमेंट कर देंगे इसका फुल लेंथ टेस्ट का। शनिवार से 4 अलग अलग समय में ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है, 4 अलग अलग समय में ऑफलाइन में स्टार्ट होगा, और ऑनलाइन में भी बिग बूस्टर पे हमारा स्टार्ट होगा। मात्र 15 सेट हम लेने वाले हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। हो गया, देख लो फिर से कहते हैं, पराबैंगनी किरण ओजोन परत द्वारा रोक दिया जाता है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा ओजोन परत का निर्माण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अवरक्त किरण को आने तो देता है, लेकिन जाने नहीं देता है। अवरक्त किरण के द्वारा ही सूर्य का गर्मी नीचे तक आता है। ओजोन परत में छिद्र का मतलब परत का पतला होना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का नाश करता है। पराबैंगनी किरण ओजोन परत को बनाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इतना क्वेश्चन चला पूछवे करेगा एकदम। तू न तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में जल्दी से लिख लो। तू नहीं तो ये न न न न न न न। हो गया, जल्दी लिख चला, सीधी बात, एकदम फालतू को बकवास ना करते हुए क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला 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 ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो तो ओजोन परत के घटते जाना इसके किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ए नंबर इज द आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। वे जीव, देख लो चला, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और कार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट को का संश्लेषण कर देते हैं, निम्नलिखित
क्या कहलाते हैं बताओ? CO2 H2O से अभिक्रिया करता है प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यह देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अभी जो CO2 है ना चला, ये अकार्बनिक है, ये ध्यान देना। ये CO2 जो है ये कार्बन है लेकिन ये अकार्बनिक है। क्यों क्यों अकार्बनिक है चला? ई जो है ई कार्बनिक है। तो कार्बनिक का मतलब सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा तब कार्बनिक है। कार्बनिक का मतलब होना चाहिए कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो तब कार्बनिक है। ये CO2 है तो बच्चा कहता है ये तो कार्बन है तो कार्बनिक हो जाएगा, नहीं, ये CO2 है तो ये कार्बनिक है, अकार्बनिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या करता है, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन कहता है वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं। संश्लेषण करना मतलब बना लेना, संश्लेषण करना मतलब बना लेना। अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? उसको हम चला प्लांट कहते हैं। प्लांट कहते हैं मतलब उत्पादक कहते हैं। अब घटक के रूप में तभी तुरंत बताए थे जीवाणु और कवक। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा चला। जीवाणु और कवक, उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है, एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होता है। तू नहीं तो ये रुत ये नन है। अभी चला जी, हम लोग 1 to 5 6 to 8 के लिए टेस्ट अरेंज कर रहे हैं। 1 to 5 6 to 8। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है? परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जानी जाती है? कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल ताप ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। और ये रूल किसने दिया था? लिंडमान ने। ये रूल किसने दिया था दोस्त मेरे? लिंडमान ने। ये जो है रासायनिक ऊर्जा न है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इंग्लिश में भी बताएं। इंग्लिश में चला, मेरे पास क्वेश्चन तो है, ये है देखो, हम खाली कुछ नहीं करेंगे, इंग्लिश में खाली लैंग्वेज वाइज चेंज कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन इंग्लिश में उपलब्ध है क्वेश्चन, लेकिन चला हम बोर्ड पर देंगे ना तो पूरा भर जाएगा। बोर्ड पर जैसे देंगे ना तो क्वेश्चन डिस्कशन करवाने के लिए इतना बड़ा बोर्डे नहीं है। वैसे हम कोशिश करेंगे चला आगे आपकी भावनाओं का ध्यान रखने का। बता, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों को से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या बनाते हैं? आहार जाल बनाते हैं। इसको चला आहार जाल कहते हैं। ये जो कहते हैं ना हम लोग उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये कहते हैं किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं। जैसे यहाँ उत्पादक है, यहाँ उत्पादक है, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बकरी वगैरह है, यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता है, यहाँ तृतीयक उपभोक्ता है जिसमें बाघ वगैरह आता है, शेर वगैरह आता है। ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, और इसको हम लोग आहार जाल कहते हैं। परिस्थिति की पिरामिड नहीं, आहार जाल कहते हैं। इज द राइट आंसर। आहार जाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है? जब मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तो क्या होता है? जल्दी बताओ। त्वचा का कैंसर तो होबे करेगा, और क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो जाएगी, और क्या होगा? तंत्रिका तंत्र की भी, तंत्रिका तंत्र में भी नुकसान होगा। तो हमको लगता है 1 और 3 होगा। अब फेफड़े की क्षति होती है एस्बेस्टस उद्योग में। एस्बेस्टस उद्योग में एस्बेस्टोसिस हो जाता है, आमाशय का अल्सर, तो कैंसर हो गया। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और होता है किसमें? HIV में। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति जो होती है वो किसमें होता है? HIV में। और चला बहुत सारा, ये तो 12वां क्लास 13वां क्लास है ना, वन लाइनर भी करवाएंगे हम बहुत सारा। साइंस का न्यू फाउंडेशन आज अनाउंस होगा, मंडे से स्टार्ट होगा। बता दो जल्दी से, आज या कल तक अनाउंस होगा। चला
अब तुम कहोगे सर बैच बेच रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, बच्चा पूछा तो हम बोल दिए। हम लोग चला वो लोग नहीं है कि एकदम तुरा कहेंगे वाह आज रात धमाका होने वाला है, आज रात बम फूटने वाला है, कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हम आज तक किसी को अपने जीवन काल में किसी को चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बोले हैं दोस्त, और ना ही आज तक कभी बोर्ड लगाए हैं। मेरा कलम ही मेरी ताकत है, वही हमको बूस्ट करता है, वही हमको हिम्मत देता है बच्चों के बीच खड़े होने का। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्या ब्रह्मास्त्र टेस्ट चला आ रहा है? एकदम चला, बहुत जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। बता आंसर क्या होगा? 1 और 3 इज द राइट आंसर। पदार्थों में निम्नलिखित वर्गों में, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में कौन से वर्ग केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? गैर जैव मतलब अजैव, और निम्नीकरणीय मतलब सड़ने वाला। क्या होगा आंसर? गैर जैव मतलब अजैव, अजैव मतलब जान ना हो। देखो एकदम सिंपल है, जान ना हो। निम्नीकरणीय मतलब सड़ने वाला, निम्नीकरणीय मतलब सड़ने वाला। अब तो तू बता देगा, बता आंसर। गैर जैव मतलब अजैव, गैर जैव मतलब अजैव। बताओ आंसर, जल्दी बता, जल्दी बता। ये हो जाएगा, देखो लकड़ी, कागज, यहां दे दिया है चमड़ा, फिर दे दिया पॉलीथीन, पॉलीथीन प्रक्षालक, गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं। फिर यहां प्लास्टिक है, प्रक्षालक है, घास है, प्लास्टिक है, बेकेलाइट है। क्या होगा आंसर बता? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। कहता गैर जैव निम्न, अच्छा यहां पर देखो चला थोड़ा सा, गैर जैव निम्नीकरणीय का मतलब ये गैर जो है इसके लिए है, गैर निम्नीकरणीय मतलब जो सड़ता नहीं हो। गैर जैव निम्नीकरणीय मतलब हो गया जो सड़ता नहीं है। ये थोड़ा सा देखो, गैर का मतलब होता है नहीं, गैर जैव निम्नीकरणीय मतलब जो गैर जैव भी हो, अनिम्नीकरणीय भी हो, मतलब जो सड़ता नहीं हो। इसके आधार पर अगर लकड़ी, कागज, चमड़ा नहीं होगा, देखो इसमें पॉलीथीन और प्रक्षालक, प्रक्षालक मतलब पॉलिस्टर टाइप का कुछ होता है, तो ये हो जाएगा। इसमें घास है इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि सड़ता है, और ये आंसर हो जाएगा। गैर जैव निम्नीकरणीय मतलब जो सड़ता नहीं हो। थोड़ा सा शब्द की मर्यादा का ध्यान रखें। गैर जैव निम्नीकरणीय मतलब जो सड़ता नहीं हो। आंसर हो जाएगा पॉलीथीन, प्रक्षालक, प्लास्टिक, बेकेलाइट। बेकेलाइट भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। आंसर हो जाएगा चला डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। थोड़ा सा गड़बड़ी था उसमें, लैंग्वेज में ही गड़बड़ी है। अगला, अगला प्रश्न क्या है? गैर जो है निम्नीकरणीय के है। भोजन, भोजन कौन चला? भोजन, 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 भोजन। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक को की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा उपयोग में नहीं करना चाहिए। क्यों? ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, ये अविषी पदार्थ की बनी होती है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। क्या होगा आंसर बता? प्लास्टिक गैर जैव निम्नीकरणीय है मतलब नहीं सड़ने वाला, अभी तुरंत बताए थे। गैर जैव निम्नीकरणीय मतलब ना सड़े, ना सड़े। तो कहता है भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक को जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा में उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, अर्थात न सड़ने वाले पदार्थों की बनी होती है। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। आंसर क्या हो जाएगा? चला डी फॉर डॉग। एक और आंसर बता। नीचे दी गई सूची की वस्तु, नीचे दी गई सूची की वस्तु में, सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो बना ही देगा प्राकृतिक, जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है। क्या होगा बता? मृदा, ये मृदा है। जल, विद्युत, वायु। क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। मृदा, जल, विद्युत, वायु। मृदा प्रकृति में पाया जाता है, जल प्रकृति में पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है, विद्युत नहीं पाया जाता भाई। विद्युत प्रकृति में नहीं पाया जाता है।
आरके सर को कैंसर हो गया था, चला बहुत पहले से था, लगभग 3-4 साल से था। अगला बता, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन है? ये भी चला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है। बता क्या होगा? जल की, वन की, पवन? कुछ लोग जल मारेंगे, कुछ लोग पवन मारेंगे, वन मारेंगे, पवन तो नहीं मारेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? विश्व का सबसे तेजी से घटता हुआ प्राकृतिक संसाधन, जल्दी बताए, कर आंसर बता। ये चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर। सूर्य का प्रकाश अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, ये अक्षय ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश। नवीनतम नवनीकरणीय, अभी मोदी जी इसी पर लगे हुए हैं, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत, महाभिव्यय अभी चला प्रत्यक्ष, अभी अधिकतर बीजेपी के एजेंडे में है ये ऊर्जा स्रोत। अभी इन्हें कहना कि सर बीजेपी का तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे में है कि आने वाले समय में सोलर प्लेट जो है हर जगह लगेगा। प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत। बताओ, अक्षय ऊर्जा स्रोत, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत इज द राइट आंसर। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सूर्य, वन इज द राइट आंसर। ये चला यहां से पूछेगा, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो है जो नष्ट नहीं होगा कभी, नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो है जो नष्ट नहीं होगा कभी। प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि ऐसा उपयोगी वस्तु पदार्थ है जो, बताओ क्या होगा? केवल पृथ्वी पर विद्यमान है, प्रकृति की एक ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है, मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ है जिसे प्रकृति को सौंप दिया गया, केवल वनों में पाया जाता है। क्या होगा आंसर? जल्दी बता। प्राकृतिक संसाधन सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु पदार्थ है जो प्रकृति की एक ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है, केवल पृथ्वी पर विद्यमान नहीं, हर जगह विद्यमान है, मानव द्वारा निर्मित हो नहीं है, ये एकदम स्वतः है। आप कहते हैं केवल वनों में पाया जाता नहीं है, यहां भी देखो मिट्टी प्राकृतिक है, स्थलीय भाग में मिट्टी प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक है। तो प्रकृति को एक ऐसा देन है जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभप्रद है, प्रकृति को एक ऐसा देन है जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। ये चला कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पूछा था, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया टीआरई 1 में पूछा था, आप अगर पलट के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। बता क्या होगा? गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? बता क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करना। यह छोटी आंत में होता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, कहां होता है? चला छोटी आंत में होता है, मनुष्य के छोटी आंत में होता है, और जब लाश को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है तो वहां पर कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा में पाए जाने की का प्रमुख कारण यही है, अधजली लाशों का फेंकना, क्योंकि लाश के छोटी आंत में, मनुष्य के छोटी आंत में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है, और जब अधजली लाश को आप फेंक दीजिएगा तो गंगा नदी में, इसीलिए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पनप रहा है, बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहा है। ये क्वेश्चन चला, आप कितने लोग चला बीपीएससी टीआरई में देखे थे? ये क्वेश्चन कृपया 8 टाइप करें, अगर नहीं देखे हैं तो 9 टाइप करें, जो लोग देखे हैं चला 8 टाइप करें। हमको तो याद है जहां तक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से एक क्वेश्चन था, अब पता नहीं हम कंफर्म नहीं है या फिर हमने गलत देख लिया या हम कहीं और देख लिए हैं, वो तो अभी तुरंत पता चल जाएगा, हो सकता है हम कहीं और देख लिए हो अगर नहीं पूछा हो तो, लेकिन ये पूछा है जरूर। चला कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है, ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया छोटी आंत में पाया जाता है, और जली लाशों को जब आप गंगा नदी में डालते हैं तब मामला गड़बड़ाता है और ये बैक्टीरिया मिलता है। देखो बहुत सारा बच्चा देखा है, कुछ बच्चा नहीं भी देखा है,
लेकिन 8 वाले भी हैं, इसका मतलब चला पूछा है, हमको भी मिला है। छोटी आंत में होता है ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, टीआरई 1 में पूछा था। अगर आपको ध्यान में होगा टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ जल्दी से आंसर, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। लवण जलीय पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास कौन है? लवण जलीय, बताओ क्या है? पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच मान कितना है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? देखो बहुत सारे बच्चे 8 भी हैं, इन्हें कहना कि सर बहुत सारे 9 भी हैं, तो जिन नहीं देखा होगा और नहीं देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का कॉलीफॉर्म वाला। चलो हम झूठ नहीं बोलते हैं, आप झूठ बोलते तो एक भी लड़का 8 नहीं टाइप करता। देख लो बहुत सारा बच्चा 8 टाइप का। ओ चलो हम अपनी बात पीछे ही ले लेते हैं अगर तुमको ऐसा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पता क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द राइट आंसर, 6.5 टू 7.5। एक चीज का और ध्यान रखना, मनुष्य का जो मुंह होता है, मुंह जो होता है, मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। मुंह अम्लीय होता है। मुंह जो होता है इसका पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होता है। पीएच मान 5.5 से कम होता है, अर्थात अम्लीय होता है, अर्थात अम्लीय होता है, अर्थात अम्लीय होता है। जितना सोडा है या एनामेल है, सोडा है, एनामेल है, टूथपेस्ट है, सोडा एनामेल और टूथपेस्ट, सोडा एनामेल टूथपेस्ट क्षारीय है, सोडा एनामेल टूथपेस्ट क्षारीय है, सोडा एनामेल टूथपेस्ट ये क्षारीय है, सोडा एनामेल टूथपेस्ट ये क्षारीय है, सोडा एनामेल टूथपेस्ट ये क्या है? क्षारीय है। सोडा एनामेल टूथपेस्ट ये क्या है? क्षारीय है। मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, अम्लीय। टूथपेस्ट क्षारीय होता है, जैसे आप कीजिएगा न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए टूथपेस्ट हम लोग करते हैं कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देगा। आंसर हाँ 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 हाँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बता दो। एक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? एक सफल वन संरक्षक क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए? बताओ क्या होगा आंसर। एक सफल वन संरक्षक क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए? उच्चतम पोषीय स्तर के जंतुओं का संरक्षण, मतलब खाली बाघ शेर के संरक्षण करना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सकल स्वांगीकरण होना चाहिए। गंगा एक्शन प्लान होना चाहिए। प्राणी संरक्षण की सरकारी एजेंसी होनी चाहिए। प्राणी संरक्षण के लिए सरकारी एजेंसी होना चाहिए, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, सबके संरक्षण के लिए एक सरकारी एजेंसी होगा, तभी वन संरक्षण क्रिया नीति से में क्या शामिल होना चाहिए? सफल वन संरक्षण क्रिया नीति तब होगा जब एक सरकारी एजेंसी होगी। सफल क्रिया नीति तब होगा, कुछ लोग गंगा एक्शन प्लान मार रहे हैं भैया मेरे। सफल वन संरक्षण क्रिया नीति कौन बनाएगा? नीति सरकार बनाएगी। नीति कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा। प्राणी संरक्षण की सरकारी एजेंसी, ये इसका होना अनिवार्य है। प्राणी संरक्षण की सरकारी एजेंसी का होना अनिवार्य है। प्राणी संरक्षण की सरकारी नीति का होना अनिवार्य है, तभी सफल वन संरक्षण क्रिया नीति हो पाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण में बताओ तो क्या होता है? उत्पाद जो बनता है एक कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक? चलो एकदम अभी तुरंत बताए थे, जल्दी से बता दो। प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक की अकार्बनिक? प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक की अकार्बनिक? जल्दी से बता दो। प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक की अकार्बनिक? प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक की अकार्बनिक? जल्दी से बता दो। प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक उत्पाद बनता है। अभिकारक अकार्बनिक होता है, CO2 अकार्बनिक है। अभिकारक जो होता है वो अकार्बनिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पत्ते 1% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करेंगे। आज 13 है, 20 क्लास लेंगे, उसके बाद वन लाइनर पढ़ाएंगे। जो बच्चे हमको फॉलो कर रहे होंगे उनको कोशिश करेंगे हम उसकी नैया उस पार ले जाने की। और आज से हिंदी स्टार्ट हो गया है 5:05 में। आप शाम में आपका हिंदी स्टार्ट हो गया है। 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन, अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर कर लीजिए। और मंडे से 20 क्लास की करंट अफेयर्स, 20 क्लास करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है बाय चंद्रा सर। पहला क्लास होगा मंडे को,
टाइमिंग होगा 8:05, 8:05 शाम में। और कल हम 15 सुपर सेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, मात्र 100 रुपया फीस में, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। कल हम आपको इसका अनाउंसमेंट दे देंगे। जो बच्चे हमसे साइंस जुड़कर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मंडे से एक बैच मिलेगा, लेकिन ये जो सुपर सेट है 15 सेट, ये आपको शनिवार से मिलेगा। फीस इसका हम अनाउंस कर देंगे, कैसे लेना है ये भी बता देंगे। आप अगर जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़िए। ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी 4 अलग अलग समय में होगा, जो समय आपको शूट करेगा आप टेस्ट मार सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।